महाराष्ट्र में आज नई सरकार का गठन हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने महाराष्ट्र के नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में महायुति सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद में सीएम धामी और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी हुई और सीएम धामी ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इससे पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रवासी उत्तराखंडियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। देरी है महज ओबीसी आरक्षण तय किए जाने को लेकर, जिसने नगर निगम मेयर जैसे पदों पर दावेदारों की सांसें अटकाई हुई हैं। सरकार अगर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग की सिफारिश मानती है, जिसकी संभावना भी है, तो कैसी होगी नगर निगम समेत निकायों की तस्वीर। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायत हैं। एकल सदस्यीय आयोग ने जनसंख्या के आधार पर सभी में ओबीसी आरक्षण तय किया है। बात अगर सिर्फ नगर निगमों की करें तो आयोग ने ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट रिजर्व की है। इसके अलावा 33% आरक्षण के हिसाब से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि अभी तक एससी ओबीसी के लिए 1-1 सीट और महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व थी। रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 36% ओबीसी हैं। तीसरे नंबर पर हरिद्वार नगर निगम है, जहां करीब 21% ओबीसी आबादी है। ठीक इसी तरह से श्रीनगर नगर निगम में सबसे ज्यादा 17% एससी पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर 16% रुद्रपुर में और तीसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 15% एससी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ महिलाओं का आरक्षण है पंचायतों में और प्योर बीच में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में वो 50% है, लेकिन वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। एक प्रकार से उसे कह सकते हैं आप रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एससी की कहीं 10 सीटें आरक्षित है टोटल, तो उसमें से 5 सीटें फिर एससी महिला को होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नगर निगम में मेयर पद आरक्षित हो सकते हैं। वर्तमान में रुद्रपुर नगर निगम एससी, काशीपुर नगर निगम ओबीसी, हरिद्वार, कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये रोटेशन घूम सकता है। नए समीकरणों के तहत अब सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वाली श्रीनगर नगर निगम या फिर अल्मोड़ा, दोनों में से कोई एक सीट एससी के लिए आरक्षित हो सकती है। काशीपुर के बजाय अब दूसरे और तीसरे नंबर की ओबीसी पॉपुलेशन वाले रुड़की और हरिद्वार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकती है। हल्द्वानी नगर निगम सीट महिला आरक्षित हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और काशीपुर नगर निगम में महिला या फिर सामान्य सीट हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 सीटें आएंगी जो मानक आ रहे हैं, और उसी रेशियो में हम देखते हैं तो 3 सीटें इसमें महिलाओं के लिए आएंगी। तो 6 सीट का आरक्षण तो 11 में अभी के जो मोटा मोटा हम लोगों ने जानकारी ली है, जो कागज देखे हैं, उसमें लगता है कि 6 सीट शायद आरक्षित होंगी, 7 भी हो सकती हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण अब ये रोटेट करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद की 6 सीटें एससी, 1 सीट एसटी और 13 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होने जा रही है। कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इसी आरक्षण पर है, जिस पर बने सस्पेंस से सरकार किसी भी वक्त पर्दा उठा सकती है। इसी के साथ नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कई दावेदारों का भविष्य भी तय हो जाएगा। देहरादून से सुनील न, प्रभात, न्यूज़ 18।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राज्य के निकाय चुनाव में बीजेपी परचम लहराएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस अपने में उलझी हुई है और बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। बीजेपी को केदारनाथ जीत का फायदा भी निकाय चुनाव में मिलेगा। न्यूज 18 ने महेंद्र भट्ट के साथ में खास बातचीत की, सुनिए। में अब निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है और सबसे अहम बात, आप विपक्ष को कहाँ रखते हैं? देखिए, नगर निकाय का चुनाव लगातार किसी भी दिन उसकी घोषणा हो सकती है और हमने उसके लिए एक रणनीति भी बनाई है। हमने अभी अपने प्रयोगशाला बना दिए हैं, जो प्रयोगशाला हमारे क्षेत्रों में जाकर उसकी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ अभी हमारे द्वारा वहाँ के संबंधित विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है और हमने एक पैनल उसमें बनाया और एक जन सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी 8 में से 5 नगर निगम भाजपा ने जीते, आज वो संख्या 11 हो चुकी है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इस बार 11 के 11 नगर निगम और सारी पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनेंगे और उसका एक वातावरण हमको केदारनाथ सीट से मिला है। उससे पहले अभी महाराष्ट्र का जो परिणाम आया उसका भी हम कार्यकर्ताओं को उत्साह है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो महाराष्ट्र राजस्थान से ही सब लोग आए हुए, एक कालखंड में सब लोगों का आगमन हुआ, तो जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम नगर निगम में भी परचम लहराएंगे। उधम सिंह नगर से खबर है, यहां के बाजपुर के सुल्तानपुर कस्बे में एक शिकायत के बाद में पुलिस प्रशासन ने लीगल डॉक्यूमेंट न दिखा पाने पर मदीना मस्जिद का काम रुकवा दिया है और इसी कस्बे में नूरी मस्जिद भी मौजूद है। जांच में नूरी मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए थे। कमेटी की ओर से प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे वो पंजीकृत दाननामा और अप्रमाणित खतौनी थी। प्रशासन ने मस्जिद में चल रहे धार्मिक शिक्षण कार्य को बंद करा दिया है, साथ ही मस्जिद में लाउडस्पीकर का प्रयोग न करने की कड़ी चेतावनी दी है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर नैनीताल हाईकोर्ट में 9 दिसंबर यानी कि अगले सोमवार को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया, हेट स्पीच भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि हेट स्पीच को लेकर, हालांकि कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार से पूछा है, जिसके बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी। अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मस्जिद गिराने की धमकी और हेट स्पीच के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की गई है और याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा सितंबर से लगातार मस्जिद गिराने की धमकी दी जा रही है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ है। आज हियरिंग में हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बताया कि 1 तारीख को महापंचायत की गई थी और उसमें हेट स्पीच भी काफ़ी की गई और जिसके लिए वी आर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने केस को सुनवाई के लिए नेक्स्ट मंडे दोबारा फिक्स किया है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, यहां पर जिला प्रशासन और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कटारमल इलाके में करीब 1 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन को पकड़ा है। एसडीएम और साथ ही खनन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कटारमल इलाके में अवैध तरीके से खनन हो रहा है और अधिकारियों की मिलीभगत से पत्थरों की तस्करी हो रही है, जिसके बाद में अल्मोड़ा के एसडीएम ने आज छापेमारी की और पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री बरामद की गई है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। प्रशासन ने 2 जेसीबी समेत अन्य सामान भी जब्त किया है। महीने हैं 2 महीने हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ पे जेसीबी लगा के अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। तो मौके पे मैंने खान अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, तो उसमें अभी उनके द्वारा चालानी कार्रवाई करी जा रही है। जेसीबी भी जब्त करी गई है। 2 खान थी जहाँ पे अवैध कार्य हो रहा था और दोनों खानों में अवैध रूप से जेसीबी लग के पत्थर का खनन किया जा रहा था। देहरादून पुलिस लाइन में बुधवार कांग्रेस नेता पत्रकारों से भिड़ गए थे और हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खेद जताया है और करण माहरा ने कहा है कि पूरी घटना पुलिस की गलती की वजह से हुई है। हमें नहीं पता था कि पहले से कोई कार्यक्रम चल रहा है और जब पुलिस हमें वहां पर लेकर गई तो पत्रकारों को लगा कि हम उनका विरोध करने आए हैं और इसी गलतफहमी में पूरी घटना हुई। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का इस्तीफा मांगा है, जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को
पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है, और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं, और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार से चौथे स्तंभ पर हमला किया गया, उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कांग्रेस के लोगों को केदारनाथ हार के बाद हर व्यक्ति अपना विरोधी लगने लगा है। अब तो लोकतंत्र के स्तंभों को भी वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं नैतिकता के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र की मांग करता हूं। पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह शुक्रवार को मंत्री धन सिंह के घर के बाहर धरना देंगे और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि 3 महीने से मंत्री धन सिंह मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। मंत्री और उनका स्टाफ बहानेबाजी कर रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य का हाल बेहद चौपट है और मंत्री विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि पहले घर के बाहर धरना दूंगा और फिर मंत्री का घेराव करूंगा, और तब भी बात नहीं सुनी गई तो सदन में ये मुद्दा उठाऊंगा। आज भी मैंने सुबह फोन किया, तो आज पहले मैंने कल शाम फोन किया, तो कल शाम उन्होंने कहा कि सब अभी आधे घंटे में बता रहे हैं। उसके बाद फोन आया, मैंने सुबह फोन किया तो कहने साहब मसूरी चले गए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि कल मैं सांकेतिक रूप से मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा, और मंत्री की कार्य प्रणाली तब भी नहीं सुधरी तो मैं इनका घेराव करूंगा, और घेराव करने के बाद तब भी ये नहीं सुधरे तो जो सत्र आएगा, सत्र में मैं जो है इनके जो विभागों की कार्य प्रणाली है, मंत्री की जो कार्य प्रणाली है, उसके विरोध में जो है सदन के अंदर अपनी बात रखूंगा। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच में हुए करार का फायदा पहाड़ के लोगों को मिलने लगा है। अब आलम यह है कि ग्रामीणों के उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है। यही नहीं, आईटीबीपी मीट मछली के साथ ही अब अन्य जरूरी चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की आस जगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में खेती और बागवानी तो होती ही है, साथ ही डेयरी उत्पाद भी यहाँ जमकर होते हैं। यही नहीं, बकरी और मछली पालन भी यहाँ के ग्रामीण करते आए हैं, लेकिन अब तक ग्रामीणों के इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाता था। बीते दिनों धामी सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार के बाद ये कमी बहुत हद तक दूर हो गई है। आलम यह है कि अब पहाड़ के किसान और पशुपालक सीधे आईटीबीपी को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। आईटीबीपी मीट और मछली के साथ ही अब अन्य उत्पादों की डिमांड कर रही है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में आईटीबीपी का एमओयू हुआ था, उसमें एमओएच और ये ट्रॉट फिश शामिल थी, तो उसकी सप्लाई हमें मिल रही है और बहुत अच्छी सप्लाई मिल रही है। हम संतुष्ट हैं और उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि आगे इसमें और चीज़ें भी इंक्लूड की जाएं। मीट और मछली के बाद सब्जी, फल, दालें और डेयरी उत्पाद भी अब आईटीबीपी को बेचने का प्लान बन रहा है। इस करार से खासकर बॉर्डर के गांवों को खासी राहत मिली है। आलम यह है कि ग्रामीणों को घर पर ही मार्केट मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। मीट और मछली के बाद अब प्रशासन भी अन्य उत्पादों को प्रमोट करने की योजना बना रहा है और आगे भी डिमांड आ रही है। अन्य जो उत्पाद हैं जैसे कि सीजनल सब्जियां हो गई, फल हो गए और साथ साथ अंडे हो गए, पनीर हो गया, इन चीज़ों के लिए भी डिमांड आ रही है। तो मेरा आग्रह भी है हमारे जितने भी हमारे किसान भाई हैं कि सब लोग इस जो हमारे एमओयू हुआ आईटीबीपी के साथ में उसका फ़ायदा उठाएं। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए करार से पशुपालकों को मार्केट तो मिल ही रहा है, साथ ही गाँवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही पलायन पर भी रोक और लगाम लग सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आपने इंसानों की बहुत सी शादियां देखी और अटेंड की होंगी, लेकिन आज हम आपको भगवान की शादी में लेकर चलते हैं, जहां पर आपको भगवान के नाचते बारातियों के साथ गाते घराते पार्टी करते मेहमान सब दिख जाएंगे।
हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी में नाचते गाते ये बाराती कोई सामान्य बाराती नहीं है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाराती हैं। और भगवान कृष्ण की दुल्हन बनी है 55 साल की भावना, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल कृष्ण भक्ति में गुजार दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की दुल्हन बन जहां भावना बेहद खुश हैं, वहीं उनके रिश्तेदार भी श्री कृष्ण को जीजा जी के रूप में पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। यही नहीं, भावना की सखियों के पांव भी जमीन पर नहीं है, वो जीजा जी कृष्ण के आने पर थिरक रही हैं। मैंने नहीं, उनने सोचा होगा, मेरे जैसे भाई कहाँ जो मैं उनके संग शादी करूं, उन्हीं ने सोचा होगा। और आज मैं इतनी खुश हूँ, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे लिए इतना होगा, सब आप लोग मेरे लिए इतना करेंगे करके। मैं इसलिए वो करा, उन्हीं भगवान ने मेरे को शादी के लिए वो करा होगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी दीदी का विवाह हो रहा है, इतना अच्छी बात है। आज हमारा सौभाग्य है जो ये हमारी दीदी की शादी हो रही है श्री कृष्ण भगवान से। हमें जीजा के रूप में कृष्ण भगवान जी मिल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की बारात का हिस्सा बन बाराती से लेकर पंडित जी भी खुद को धन्य मान रहे हैं। भगवान के बाराती बनने का सौभाग्य मिला है आज। ऐसा अद्भुत योग और ऐसा अद्भुत दिन हमें कभी सोचा नहीं था कि भगवान के बाराती मिलेंगे। आज हम भगवान के बाराती बनकर, भावना दीदी जो कृष्ण भक्त काफी वर्षों से भगवान की सेवा में लगी है। एक मेरा अभी अवसर है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस विवाह का मैं साक्षी होने जा रहा हूँ और ब्राह्मण रूप में यहाँ पर हूँ। और फिलहाल मैंने ये आज तक ऐसे विवाह कोई कराए नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में कृष्ण भगवान के साथ कन्याओं का विवाह होता आया है। दरअसल भावना के मन में भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी अलख जगी कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कान्हा की भक्ति में डुबा दिया, जिसके बाद अब भावना हमेशा के लिए कान्हा की हो चली है। और इस पल के गवाह बने हैं ये सब लोग, जिन्होंने नाच गाने से लेकर पार्टी तक में शामिल होकर खूब धमाल मचाया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में सिंघाड़ा उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए ब्लॉक ऑफिस में एक खास प्लांट लगाया गया है, जिसमें सिंघाड़ा उत्पादक ऑक्सीजन के बाद में आटा उत्पादन कर उसे अच्छे दाम में बेच सकेंगे। इस क्षेत्र में करीब 300 बीघा जमीन से सिंघाड़ा उत्पादन होता है। किसानों ने मांग की थी कि दिसंबर के बाद सिंघाड़े की मांग कम हो जाने पर उन्हें बहुत कम दामों पर सिंघाड़ा बेचना पड़ता है, जबकि सिंघाड़े की आटे की काफी मांग रहती है। मिलता है वो प्रति किलो 30 रुपये प्रति किलो अक्टूबर नवंबर के महीने में मिलता है, मगर उसके बाद दिसंबर जनवरी में देखें तो उसको बहुत कम हो जाती है उसकी आय, 10 रुपये में भी उसको बेचना पड़ता है। तो किसानों का ही सुझाव था कि इसमें अगर हम सिंघाड़े का आटा क्यों ना बनाएं, तो रीप परियोजना से इस पूरी यूनिट को लगाया गया है और इसमें ज़रूर से ज़रूर जो पूरी यूनिट को जो रन करेंगे प्लस जो किसान इसके साथ जुड़े रहेंगे उनकी सभी की आमदनी बढ़ेगी।